नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पीएनबी महाघोटाले से। जी बिजनेस की मुहिम के बाद अब ऑडिटर्स बैक फुट पर है। जी बिजनेस ने सबसे पहले पीएनबी घोटाले में ऑडिटर्स की भूमिका पर सवाल उठाए थे। साथ ही ये खबर भी दी थी कि सरकार ऑडिटर्स की सजा सख्त करने के लिए नोटिफिकेशन ला सकती है। इसके बाद अब आईसीएआई भी हरकत में आ गया है। आईसीएआई ने पीएनबी और गीतांजलि जेम्स के ऑडिटर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा। आखिरकार देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और ये कैसे हुआ कि हर साल बैंकों में होने वाले ऑडिट के बावजूद ये घोटाला 7 साल तक पनपता रहा। पीएनबी महाघोटाले में सबसे पहले जी बिजनेस ने ही ऑडिटर्स की भूमिका पर सवाल उठाए थे। बैंक का हर साल ऑडिट होता रहा, फिर भी 7 साल तक घोटाला क्यों नहीं पकड़ में आया? कैसे बिना ऑडिटर्स की मिली भगत के मामा भांजे की जोड़ी 7 साल तक देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक को चूना लगाती रही? किस स्थिति में ये पॉसिबल है कि ऑडिटर्स की नजर में इस तरह का घोटाला ना आए? कैसे, क्या सिचुएशन हो सकती है कि ऑडिटर्स को, अगर मैं एक पल के लिए मान भी लेती हूं कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स इसे नहीं पकड़ पाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि 7 साल तक ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर्स करते रहे और उसके बावजूद वो इस घोटाले के बारे में पता नहीं कर पाए? पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि किसी भी तरह से ये मामला दब नहीं सकता था। अगर कहीं भी रिकॉर्ड में छोटी मोटी एंट्री चढ़ी होती तो ऑडिटर जरूर पकड़ के ले जाता। पीएनबी महाघोटाले पर जी बिजनेस के ऑडिटर्स की भूमिका पर सवाल उठाने के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई। अगले ही दिन सरकार ने ऑडिटर्स पर नकेल कसने की तैयारी कर ली। ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने ही दी कि सरकार जल्द ही नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाने के लिए नोटिफिकेशन ला सकती है। जी बिजनेस ने सबसे पहले बैंक के ऑडिटर्स पर सवाल उठाए थे कि कैसे हुआ कि हर साल ऑडिट होने के बावजूद घोटाला 7 साल तक पनपता गया। जी बिजनेस पर इस मामले को उठाने के बाद देर से ही सही अब सरकार हरकत में आती दिख रही है। अब सरकार के हाथ में जो हथियार है वो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये अथॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स के लिए रेगुलेटर के तौर पर काम कर सकता है। अभी तक इस मामले में ऑडिटर्स की भूमिका पर आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब आईसीएआई एक्शन में आ गया है। आईसीएआई ने पीएनबी गीतांजलि जेम्स के ऑडिटर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है। पीएनबी के डिप्टी जनरल मैनेजर से फ्रॉड की जानकारी मांगी। आईसीएआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी। आरबीआई से पीएसयू बैंकों के कॉर्पोरेट कर्जदारों की लिस्ट मांगी। 2000 करोड़ या इससे ज्यादा बकाया वालों की लिस्ट मांगी। लिस्ट की आईसीएआई जांच करेगी, नियमों का उल्लंघन देखेगी। आईसीएआई ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है। आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मिली भगत के सबूत मांगे हैं। जी बिजनेस पर ऑडिटर्स की भूमिका पर सवाल उठाने का लगातार असर हो रहा है। सरकार हो या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सभी ने ऑडिटर्स एक्शन शुरू कर दिया है। हर तरफ अब यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों 7 साल तक ऑडिटर्स पीएनबी में महाघोटाले को पकड़ नहीं पाए? क्या ऑडिटर्स ने ऑडिट में अनदेखी की या जानबूझकर आंखें मूंदी रखी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के आरोपी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एनसीएलटी में गीतांजलि जेम्स के खिलाफ अर्जी दे दी है और आरोपियों की प्रॉपर्टीज को फ्रीज करने की इजाजत मांगी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने गीतांजलि जेम्स के खिलाफ कंपनीज एक्ट के तहत मामले भी दर्ज कराए। आलोक, एनसीएलटी में और क्या हुआ आज और अगली सुनवाई इस पे कब होगी? इससे गीतांजलि जेम्स की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी? जो एनसीएलटी में मामला चला गया है, अब गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेलर्स और दूसरी जो कंपनियां हैं, गिली वगैरह, जितनी भी कंपनियां हैं इस मामले से, पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों के खिलाफ
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने NCLT में दस्तक दे दी है और आज मुंबई में इस पर छोटी एक हियरिंग भी हुई। MCA ने अपना पक्ष रखा वहां पर और उसके बाद से जो कोर्ट है NCLT कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है फिलहाल रिजर्व कर लिया है। जो आज पिटीशन ये मूव की गई है NCLT की तरफ से, उसमें जो देखें तो धारा 221, 222, 246 कंपनीज एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है। इसमें कहा गया है कि जितनी भी कंपनियां हैं जो पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले से जुड़ी हुई हैं, इन सभी कंपनियों की जो संपत्तियां हैं उनको फ्रीज की जाए, जिनके खाते हैं उनको फ्रीज किया जाए और साथ ही साथ जो इनकी सिक्योरिटीज़ हैं उनको भी सिक्योरिटीज़ को भी उससे सैंक्शन लगाया जाए ताकि ये कंपनियां जो हैं अपना प्रॉपर्टी, अपने पैसे या दूसरी जगह शिफ्ट न कर सके, क्योंकि इस पूरे घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल सामने आ रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED पहले ही जांच कर रहा है। तो सरकार को ये कहीं शक लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जितनी भी कंपनियां हैं अपने पैसे को, अपने एसेट्स को साइफन ऑफ कर दें। इसलिए तत्काल प्रभाव से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स NCLT मुंबई में ये दरखास्त दी है कि उनकी पिटीशन पे जल्द कार्रवाई की जाए और इन तमाम कंपनियों के बैंक खाते और साथ ही साथ जितनी भी प्रॉपर्टी है इनको फ्रीज कर दिया जाए। और ये जो कह सकते हैं कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के आधार पर इसको मामला दर्ज किया गया है। और यहाँ पर अब देखेंगे कि तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सारी अपनी बात रखी है वहाँ पर। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई कब होती है इसकी। तो और देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के बाद सरकार जबरदस्त एक्शन में है। सभी सरकारी बैंकों को ये आदेश दिया गया है कि वो एक स्पेशल अधिकारी या एजेंसी का गठन करे। ये एजेंसी बड़े लोन यानी 250 करोड़ से ज्यादा के लोन की निगरानी करेंगे। बैंकों के एक कंसोर्शियम में 7 से ज्यादा बैंक्स नहीं हो सकते। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं पर भी सख्ती बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने 4 भारतीय बैंकों की हांगकांग शाखाओं को निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया है कि वो सभी खातों की दोबारा जांच करें और अनियमितताओं को दूर करें। इन बैंकों में SBI, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद और एक्सिस बैंक की विदेशी शाखाएं शामिल हैं। इन्हीं बैंक की शाखाओं से पंजाब नेशनल बैंक के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए गए थे और इसके बाद इतना बड़ा घोटाला सामने आया। PNB घोटाले के बाद अब ये आवाज उठने लगी है कि क्या सरकारी बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए। जब से PNB फ्रॉड हुआ है, सरकार और इंडस्ट्री बैंकिंग सिस्टम की खामियों को सुधारने में लगे हैं, जिससे भविष्य में ऐसा घोटाला दोबारा ना हो। इसी सिलसिले में इंडस्ट्री बॉडी फिक्की ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात भी की। इन्होंने सरकारी बैंक के मर्जर और कंसोलिडेशन पर जोर देने को कहा। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। इस वक्त जो बर्निंग इशू है वो PNB बैंक में फ्रॉड है सर, उस पर भी बातचीत हुई और बैंक प्राइवेटाइजेशन में भी बात हुई। इस पर बातचीत हुई। हमने कहा कि ये जो PNB का फ्रॉड है ये ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए, इंडिया के लिए अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन ये स्ट्रे इंसिडेंट है। ये कुछ कॉरपोरेट्स ने इसका एडवांटेज लिया है। इससे साला जो बिजनेस सेक्टर है, कॉर्पोरेट जगत है, उसके ऊपर कुछ हानि नहीं आनी चाहिए। उनको जो क्रेडिट मिल रही है उसमें कुछ अड़चनें नहीं आनी चाहिए। कुछ ऑब्वियसली बैंकों की प्रोसेसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी, लेकिन वो जितनी स्मूथ हो जाए कि अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, अच्छे कंपनी, MSMEs है, कंपनियां हैं, अगर उनको ज्यादा क्रेडिट मिल सके और वो ज्यादा ग्रो हो सके, ये बहुत अच्छा है। और ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस हमने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कुछ PSU बैंक को कंसोलिडेट करते हैं, कुछ PSU बैंक को प्राइवेटाइज कर देते हैं और एंड में सिर्फ 2 या 3 बहुत स्ट्रांग बड़े PSU बैंक होने चाहिए, लेकिन लार्जली इतने सारे PSU बैंक की जरूरत है नहीं। जो समस्या है क्या आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन से कितनी हद तक हल हो पाएगी, जो बता रहे हैं? ये लॉन्ग टर्म का प्राइवेटाइजेशन, एज आई सेड, कंप्लीट आंसर तो है नहीं, ये पार्शियल आंसर है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के साथ में गवर्नेंस है, रिस्क मैनेजमेंट है, कल्चर है, ये भी इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर 2 या 3 बैंक गवर्नमेंट के पास हो तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट के पास इतने सारे बैंक के ऊपर उन्होंने अगर अपना फोकस डालना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, मीडिया से बात करने का शुक्रिया। तो ये थे फिक्की प्रेसिडेंट रसेश शाह, जिनका कहना था कि सिर्फ 2 या 3 सरकारी बैंक ही काफी हैं। लेकिन PNB महाघोटाले के बाद सरकारी बैंक अपना सिस्टम तेजी से सुधारने में जुट गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को स्विफ्ट और CBS लिंक करने का निर्देश दे दिया है। बैंकों ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। इंडियन बैंक एसोसिएशन की चेयरमैन उषा
अनंत सुब्रमण्यम ने कहा है कि दोनों सिस्टम को लिंक करने की जो डेडलाइन होगी वो 30 अप्रैल है, लेकिन बैंक्स उसके पहले भी लिंक कर सकते हैं। No, actually, it's time that all of us revisited. I mean, in general, all banks revisited the system because fraud risk management is something very, very important. So, whatever loopholes are there, because I mean, there could exist, which need to be addressed immediately. And again, you have to address it to the best efforts and best levels. That's what all of us are working at. No, there is already a mandate from the Reserve Bank of India saying that you need to comply with this, straight-through processing and combining or taking on your SWIFT on to the CBS who have not done. The work is in, everybody has started in right earnest. See, that could be a deadline. That is an outer limit. But today the urgency is such, everybody, maybe I will shell one project side and then step into this and tell my vendor, you fast track this. और पीएनबी जैसे घोटाले दोबारा ना हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी ही एक रास्ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी का कहना है कि बैंकों को हर वक्त अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते रहना होगा। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से जो अभी के सिस्टम है उनको और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जिस तरह से जो आजकल कुछ फ्रॉड सामने आते हैं, तो कहते हैं टेक्नोलॉजी कैन प्ले ए वाइटल रोल इन दैट। टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज एन एनेबलर फॉर थिंग्स. So especially wherever there is a chance or possibility of human error, to avoid that, technology always helps. That's why consistently the bank or the government or in India, we have been putting a lot of emphasis on banks adopting technology, and periodically it has to be updated also. It's not that just because you are adopting technology, everything is done and done. That is definitely not there. So the latest developments based on latest technology, one will have to upgrade the system periodically. Yes. So ever-present vigilance is important. Recently there have been case of PNB where I've seen I would not like so we have seen that the linkage of SWIFT system and the CBS system can play also important. So do you agree with that there have been some all linkage can avoid these kind of frauds and all? See, different systems will always have this challenge of integration. It is not going to be easy for simply if we want to integrate, it is not possible. It requires a lot of efforts, a lot of resources also. So, but the idea is that people should recognize that something which is of two technologies, when it is not being integrated, one has to have extra monitoring and extra vigilant over those activities. That's what will be needed. Yes, sir. And from RBI point of view, what kind of vigilance or guidelines you used to keep on giving to banks? I am no longer with RBI, so I cannot answer previously, which kind of guidelines RBI gives to bank on technology front? Technology front, that has always been there, that over the banks will have to use appropriate technology, periodically update that, upgrade that, and you should also have system audit of system audit of even information system resources, so that forever one should be vigilant. That's a key. और इस घोटाले में सिर्फ नीरव और मेहुल ही नहीं, बल्कि कई हीरा कारोबारियों ने बैंकों को भारी भरकम चूना लगाया है। बैंक स्टाफ यूनियन FBISU के मुताबिक देश में विलफुल डिफॉल्टर्स की कुल संख्या 5000 है और इन्होंने बैंक को करीब 49,000 करोड़ का झटका दिया है। FBISU की जारी लिस्ट में वैसे तो कई बैंकों के नाम हैं, पर चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर PNB का नाम है। पंजाब नेशनल बैंक को 9 डिफॉल्टरों के जरिए 1790 करोड़ रुपए का झटका लगा। यह रकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगे झटके से करीब 4 गुना ज्यादा है। हालांकि SBI में विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या ज्यादा है। 15 डिफॉल्टरों के जरिए SBI को 410 करोड़ रुपए का झटका लगा, जबकि बकाया रकम के मामले में PNB का नंबर सबसे ऊपर है। PNB फ्रॉड से सिर्फ सरकार ही परेशान नहीं है, बल्कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी खासे परेशान हैं। कई जगहों पर नीरव मोदी के खिलाफ उसके ही कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। पहली तस्वीर मुंबई के अंधेरी ईस्ट की है, जहां गीतांजलि जेम्स के करीब 400 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और अपनी बकाया सैलरी और PF चुकाने की मांग की। दूसरी तस्वीर है सूरत की। सूरत में कंपनी की 3 यूनिट्स बंद हो गई हैं और इनमें काम करने वाले कर्मचारी अचानक बेरोजगार हो गए।
भारतीय आईटी कंपनियों के लिए ट्रंप प्रशासन ने अब और मुश्किलें खड़ी कर दी। ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा के नियम काफी सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक H-1B वीजा की मंजूरी की शर्तें और सख्त होंगी। कंपनियों को साबित करना होगा कि H-1B वीजा पर बुलाए जा रहे कर्मचारी का काम खास तरह का है और उसे खास जरूरत के लिए बुलाया जा रहा है। सरकार ये वीजा ऐसे कर्मचारियों के लिए जारी करती है जो हाईली स्किल्ड होते हैं। ऐसे हुनरमंद लोगों की अमेरिका में काफी कमी होती है, लेकिन अब ऐसे कर्मचारियों को बुलाने के लिए ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी होगी। साथ ही H-1B वीजा की मियाद को मौजूदा 3 साल से कम किया जा सकता है। नए नियमों के तहत बेंच वाले कर्मचारियों का वीजा एक्सटेंशन मुश्किल होगा। और कोरिया की ऑटो कंपनी KIA मोटर्स अगले साल भारत की सड़कों पर दौड़ेगी। KIA मोटर्स की भारत को लेकर क्या प्लानिंग है और मारुति हुंडई जैसे दिग्गजों को कैसे चैलेंज दे सकती है, जी बिजनेस आपके लिए लेकर आया है KIA की वो कारें जो दुनिया भर में धमाल मचा चुकी है और भारत में दस्तक दे सकती है। देखिए हमारे संवाददाता नंद कुमार नायर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्लोबल फुटप्रिंट्स, अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले 5 से 10 साल में पहली जो सबसे बड़ी जो 4 बड़े देश होंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए वॉल्यूम्स के लिहाज से उनमें भारत एक होगा। चाइना, US के बाद अब भारत पर पूरी दुनिया की निगाहें और उसका एक बहुत बड़ा सबूत है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के इस डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर किया मोटर्स ने अपने नए प्लांट का फ्रेमवर्क इंस्टॉलेशन किया। इस प्लांट के बारे में आपको बता दें कि करीब 217 हेक्टेयर से ज़्यादा में इस प्लांट को बनाया गया है और यहाँ पे सालाना 3 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने का इस वक्त किया का प्लान है। अगर पहली गाड़ी की बात करें तो 2019 में जून या जुलाई के महीने में शायद किया की पहली गाड़ी है जो कि आपको भारतीय मार्केट में नजर आएगी और वो गाड़ी कौन सी है, वो है SP कंसेप्ट जिसको ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। Hyundai की सिस्टर कंसर्न किया जो है पूरी दुनिया में अपनी प्रीमियम गाड़ियों के लिए मानी जाती है और हर रेंज, हर पोर्टफोलियो में अगर टॉप ऑफ द लाइन SUV से लेकर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक से लेकर हैचबैक सभी कुछ मौजूद है, जैसे कि आप लाइनअप में देख चुके हैं और ये सारी गाड़ियाँ इस वक्त इंडियन सॉइल पर मौजूद हैं। ये गाड़ी जो इस वक्त आप फ्रेम में देख रहे हैं, इस गाड़ी पे एक ख़ास नज़र ज़रूर रहेगी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि जिस हैचबैक को इस वक्त आप देख रहे हैं रियो, ये सेकेंड जनरेशन रियो है। सीधा इंटरनेशनल मार्केट में गोल्फ को कम्पीट करती है और ये जो हैचबैक इस वक्त आप मेरे राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं पिकांटो, ये 2 हैचबैक्स जो हैं इन दोनों में से कोई भी हो सकती है जो कि पोर्टफोलियो में सेकंड कार करके किया कि आ सके, यानी कि मारुति और होंडा या फिर टाटा मोटर्स, इन सभी को अगर डायरेक्ट कंपटीशन देना है वॉल्यूम के मामले में तो वो ये गाड़ी हो सकती है। एक बात साफ है, वो ये कि आने वाले समय में जापानीज प्राइसिंग के साथ यूरोपियन फिट एंड फिनिश की गाड़ियाँ किया मोटर्स भारत ला सकता है और ये बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है मारुति, हुंडई जैसे वॉल्यूम प्लेयर्स के लिए। तो भारत में किया मोटर्स आने को तैयार। और मुंबई के हाल में दिनों में फ्लैट की सबसे महंगी डील हुई। मुंबई के पॉश इलाके नेपियन सी रोड पर बन रहे टावर में एक बिजनेस फैमिली ने 240 करोड़ रुपए में 4 फ्लैट खरीदे हैं। इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी सोनल सिंह ने। एक घर की कीमत का अंदाजा आप कितना लगा सकते हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, नहीं 240 करोड़। हम खड़े हैं मुंबई के नेपियन सी रोड इलाके में और आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी बहुमंजिला इमारत हमारी आंखों के सामने खड़े हैं। जी हाँ, इसी बिल्डिंग के 28 फ्लोर से लेके 31 फ्लोर तक के 4 अपार्टमेंट्स की डील 240 करोड़ में की गई है। जी, बताया ये जा रहा है कि इस डील को साइन करने वाले हैं रनवाल ग्रुप के साथ तपरिया फैमिली, जिन्होंने इस महंगे अपार्टमेंट को खरीदा है 28 कार पार्किंग के साथ। तकरीबन 1.25 लाख रुपए के आसपास पर स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो वो भी इस तरह की डील को कुछ ज़्यादा नया नहीं मानते। उनका कहना है कि नेपियन सी रोड का इलाका जो है देश का सबसे महंगा इलाका और ऐसे में इस जगह पर इस तरह की डील होना कोई शौक करने की बात नहीं है। कैमरामैन नरेश के साथ सोनल सिंह, जी मीडिया।